गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंटरमीडिएट लेवल टैक्सेशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार। बच्चे, टुडे वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। काफ़ी दिन हो गए इस चैप्टर को शुरू किए हुए। बेसिक कंसेप्ट्स थे, हल्के हल्के कंसेप्ट्स थे, हमने थोड़ा सा टाइम लगा के इनको स्टडी किया है बच्चे। अभी आपका आरटीपी रिलीज नहीं हुआ है बच्चे, कुछ अमेंडमेंट्स रहेंगी उसमें, तो वो अमेंडमेंट्स भी मैं एक अलग क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लास्ट क्लास में बच्चे हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बच्चे। जो अपर स्लैब में फॉल करते हैं, जिनकी इनकम मोर देन 50 लाख रुपीज है बच्चे, उनको एक एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ती है फॉर एज ए सरचार्ज। तो सरचार्ज में जब वो बच्चे पेमेंट करते हैं तो सरचार्ज एक फिक्स रेट से लगाया जाता है इनकम टैक्स के ऊपर। सपोज आपकी इनकम है 50 लाख रुपीज। अब इनकम 50 लाख रुपीज पर जो आपका टैक्स बन के आएगा उसके ऊपर फ्लैट रेट से 10% आपको सरचार्ज देना होता है, अगर आपकी इनकम अप टू ₹1 करोड़ रुपीज है। सॉरी, अगर बच्चे आपकी इनकम 50 लाख से अबव है और 1 करोड़ से कम है तो आपको देना होता है 10% सरचार्ज, और वो फिक्स रेट से होता है बच्चे। उसमें ये नहीं होता है कि आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से कितना ज्यादा है। अब सपोज आपकी इनकम होती है 50 लाख या 51 लाख रुपीज, लगा लीजिए आपकी इनकम होती है बच्चे 51 लाख रुपीज, लेकिन आपका जो टैक्स पेबल हो जाता है उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। एक एग्जाम्पल है बच्चे, 5th एग्जाम्पल में एक बार फिर से आपको करवा देता हूं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो और अच्छे से इसको समझ सके। देखिए, compute the tax liability of Mr. D, age 37 years, having total income of ₹5 crore 1 lakh rupees for the assessment year 2020-21। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, उसकी इनकम है सालाना 5 करोड़ 1 लाख रुपए। ठीक है, Assume that his total income comprises the salary income। मैंने कहा था ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा है। देखो, सैलरी इनकम है उसकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इग्नोर सेस। ठीक है सर, इग्नोर हमने सेस कर दिया। तो सबसे पहले आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कीजिए, इनकम होती है 2 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, 51 लाख, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट इसके अंदर मिलेगा। कैसे करें? अब सबसे पहले तो बच्चे आप कैलकुलेट कीजिए कि 5 करोड़ 1 लाख रुपीज पर टैक्स बनता कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? नॉर्मल स्लैब्स लगा के। एज कितनी है बच्चे? 37 ईयर्स। 37 ईयर्स है तो 87 एक ही, तो कोई रिबेट इसको मिलने वाली नहीं है। मतलब एज के नहीं, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। इनकम क्योंकि 5 करोड़ 1 लाख रुपीज है तो रिबेट की तो कोई बात नहीं है। एज 37 है इसलिए कोई स्लैब बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला, मतलब आपको 2,50,000 रुपीज वाला बेनिफिट का स्लैब आपको मिलेगा। तो कैलकुलेट कीजिए सर, 12,500 बनता है हमारा 5 लाख रुपीज तक। 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, दैट मीन 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज, और उसके ऊपर जितने भी इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स लगाइए। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है बच्चे 1 करोड़ 48,42,500। यार, इनकम टैक्स वाले हमसे बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं हमारे इनकम का ना। तो आपकी नॉर्मली 5 करोड़ 1 लाख रुपीज पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती बच्चे? हमारी बनती 1 करोड़ 48,42,500 रुपीज। अब एक काम कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए कि 5 करोड़ पर, अच्छा इसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा ना, 37% के रेट से सरचार्ज लगेगा बच्चे इसके ऊपर, 37%। इन सरचार्ज के ऊपर एक अमेंडमेंट है बच्चे, ये याद रखिएगा, और वो अमेंडमेंट एग्जाम में डेफिनेटली आपके आने वाली है इस बार। जिन पर्सन की इनकम में इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, कौन सा था सेक्शन? कौन कौन से थे बच्चे? दो अच्छे वाले सेक्शन थे जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं। कौन कौन से? 112A और 111A और 112A। उनमें बच्चे एक अमेंडमेंट आई हुई है आपकी, और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी है। मैं अलग से उसका एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फिलहाल देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए मैं दोबारा टेकअप कर रहा हूँ ये सरचार्ज वाला पॉइंट। सरचार्ज लगेगा बच्चे 37% पर, लेकिन किसके ऊपर? आपकी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो आपकी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे जब टैक्स लगा देते हैं तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बच्चे बन के आ जाती है 2 करोड़ 3,34,225 रुपीज। लेकिन अगर यही इनकम मेरी 5 करोड़ होती ना तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी होती बच्चे 1 करोड़ 85,15,625। ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि एक तो आपका सरचार्ज लग गया, कितना? ये वाला सरचार्ज तो लगेगा नो डाउट, 37% से नहीं लगेगा, कुछ कम लगेगा। कैसे लगेगा? 25% से लगेगा, क्योंकि 5 करोड़ से जब इनकम एक्सीड करती है तब सरचार्ज 37% के रेट से लगता है बच्चे। तो हमें 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, तो लगभग हमारा 12% तो ये बच गया। प्लस में
टैक्स का 12% बच गया ना, और 1 लाख इनकम का भी कुछ टैक्स बना है, 30% टैक्स और उसके ऊपर सरचार्ज। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या हुआ है, अल्टीमेटली हमारा इतना ज्यादा टैक्स पेबल है। ये हमने कैसे निकाला, हमने पुराने वाली टैक्स लाइबिलिटी से ये वाली टैक्स लाइबिलिटी जो 55 करोड़ रुपीस पर थी वो लेस कर दी। तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी बच्चे, इनकम बढ़ी 1 लाख और टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई 18,18,600। इसका मतलब आपको रिलीफ मिलेगा कितने का, 17,18,600 रुपीज का। बस यही है बच्चे। और वैसे मैं एक शॉर्टकट बताऊं आपको, ये जो आपकी 50 लाख रुपीज पर 5 करोड़ रुपीज पर जो टैक्स लाइबिलिटी है ना, उसके अंदर उतनी इनकम ऐड कर दो जितनी 5 करोड़ से एक्स्ट्रा है, अगर रिलीफ है तो आपकी इनकम कितनी थी 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी थी 1 करोड़ 85 लाख 15,625, इसमें 1 लाख ऐड कर दो यार, तो कितनी बन जाएगी 1 करोड़ 86 लाख 15,625। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बच्चे बन जाएगी। तो ये पॉइंट था हमारा सरचार्ज का और मार्जिनल रिलीफ का। बच्चे सरचार्ज का पॉइंट मैं बार बार लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चैप्टर 1 से सरचार्ज का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेक्शन 111A और 112A में एक अमेंडमेंट आई है कि आपको 111 और 112A की जो इनकम है उसके ऊपर 15% से ज्यादा आपको सरचार्ज की पेमेंट नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, लिख लीजिए कॉपी में, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आपको कैपिटल गेन वाले चैप्टर में से इसका पोर्शन मिल जाता है, मैं ऑल्दो ये जो पॉइंट है ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी बच्चे एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इंपॉर्टेंट है बच्चे, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है अभी तक तो दिक्कत में आ जाओगे बच्चे। एक दो पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे अपनी कॉपी के किसी कॉर्नर पे लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चे यही है कि 111A और 112A में अमेंडमेंट है, एक तो ये वाला पॉइंट। दूसरा बच्चे डेप्रिसिएशन में भी अमेंडमेंट है। डेप्रिसिएशन में कुछ मोटर व्हीकल्स के ऊपर कोई स्पेसिफाइड डेट दी हुई है, उसके आगे अगर आप परचेज करते हो और पुट टू यूज करते हो तो आपको एक डबल रेट से, लगभग डबल रेट से आपको डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा। एक वो इंपॉर्टेंट है, पीजीपीपी में आपसे पूछा जा सकता है, पॉइंट डाल के पूछा जाएगा बच्चे, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्मली। जैसे आपका जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें डेप्रिसिएशन का ये पॉइंट डेफिनेटली डाल के देंगे। और एक तीसरा पॉइंट और है बच्चे, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हो आफ्टर 1 सितंबर 2019 फ्रॉम ए बैंक, और आपका एग्रीगेट जो विड्रॉवल है फ्रॉम बैंक अकाउंट मेंटेन इन ए बैंक इज एक्सीडिंग ₹1 करोड़, देन आपको 2% के रेट से टीडीएस भी आपका डिडक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से डिडक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर एक अमेंडमेंट है, तो उसको भी आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये तीन अमेंडमेंट है बच्चे, ये 3 अमेंडमेंट मैं गारंटी देता हूँ आपको एग्जाम में आपके डेफिनेटली मिलेगी। अमेंडमेंट और भी हैं, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगी। नहीं मिलेगी मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है। और सीए के एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है तो मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ बच्चे, छोड़ मत जाना, ये अमेंडमेंट्स आपको जरूर करनी है। अभी आरटीपी में भी शायद इंस्टीट्यूट दोबारा रिलीज करेगा अपना, उसमें भी हो सकता है हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिले, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। चलिए बच्चे, अब बात आती है फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज LLPs, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या सरचार्ज देना होता है और क्या इन्हें मार्जिनल रिलीफ मिलता है। बच्चे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सरचार्ज की पेमेंट कैसे करेंगे, देखिए इंडिविजुअल्स का मैंने बता दिया कि 10%, 15%, 25% और 37%, 4 रेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए फॉर सरचार्ज। फर्म्स के लिए क्या होता है बच्चे, फर्म्स के लिए होता है कि वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 234 और सेक्शन 111A और 112 और 112A। ठीक है, तो मैंने बताया था ना बच्चे, इस और इस सेक्शन में अमेंडमेंट आई हुई है। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा, ये कह रहे हैं कि अगर इनकम एक्सीड करती है किसकी, फर्म की, LLP की, पार्टनरशिप की, लोकल अथॉरिटी की, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 12% के रेट से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ दे देंगे सर। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूं वही है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी में कहता है जी अगर इनकम 1 करोड़ है बट लेस देन और इक्वल टू ₹10 करोड़ है तो आपको सरचार्ज देना होता है सर 7% के रेट से। Where the total income exceeds ₹1 crore but does not exceed ₹10 crore, surcharge is payable at the rate of 7% of the income tax computed in accordance with जो भी है
मार्जिन रिलीफ सर मिल जाएगा। अगर कहते हैं सर आपकी इनकम एक्सीड करती है ग्रेटर देन 10 करोड़ से, बच्चे डोमेस्टिक कंपनी की बात चल रही है, तो दो रेट हैं, एक 7% और एक है 12%। फर्म्स के लिए क्या था बच्चे, ओनली एक ही रेट था, इनकम एक्सीड करेगी अगर आपकी 1 करोड़ रुपीज से ऊपर तो आपको सरचार्ज देना होता है 12% के रेट से। एक आप काम करना है, एक है ना टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, उसमें लिख लेना इंडिविजुअल्स का तो अलग लिखना, इंडिविजुअल के क्योंकि 4 रेट है आपको अलग से लिखने पड़ेंगे। उसके बाद फर्म का लिख लेना, फर्म का लिख लेना कंडीशन, कंडीशन में लिख लेना ग्रेटर देन 1 करोड़ और फिर रेट क्या है 12%। फिर कंपनी का लिखना, कंडीशन क्या है ग्रेटर देन 1 करोड़ लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, तो कितना है बच्चे 7% और उसके ऊपर कितना है 12%। तो ये इस तरह से आप एक टेबल बना लेना। एमसीक्यू पूछा जा सकता है बच्चे, 1 मार्क का एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में डेफिनेटली रेट्स ऑफ टैक्स से पूछा ही जाता है। और 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चे टीडीएस के प्रोविजन से भी पूछा जाता है नॉर्मली। तो अपने एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाते चलो यार, क्योंकि देखो इनकम टैक्स पार्ट से आपके 18 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, जिसमें 8 मार्क्स की आपकी केस स्टडी होती है। केस स्टडी मैं आपको दे दूंगा बच्चे, केस स्टडी थोड़ा सा सिलेबस होने दो, मैं आपको दे दूंगा। जिन बच्चों का मई 2021 में है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। मुझे पता है कि नवंबर 2020 वाले बच्चे बहुत ही कम मेरी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि उनको वो अपनी क्लासेस जहाँ से उनको अरेंज करनी थी कर चुके हैं वो, ठीक है। अब तो वो बस हल्का फुल्का रिवीजन कर सकते हैं, और मेरी क्लास क्योंकि डिटेल्ड होती है तो उनके लिए बोरिंग होती है, इसलिए वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, कई बच्चों की मेरे पास मेल आ रही है कि वो मई 2021 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। बच्चे अमेंडमेंट आएगी डेफिनेटली, अमेंडमेंट में क्लासेस दे दूंगा। अगर कोई क्लास मुझे ऐसा लगा कि ये क्लास तो कम्प्लीटली मुझे रिप्लेस करनी है, तो मैं आपको न्यू क्लास दे दूंगा, कोई ज़्यादा अच्छी अमेंडमेंट हुई तो डोंट वरी यार कि आपका सिलेबस आपको ओल्ड से पढ़ के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल नया मटेरियल मिलेगा। उसके बाद देखिए बच्चे, मार्जिन रिलीफ कंपनीज को भी मिलेगा, सेम वे है, आप इनकम कंप्यूट कीजिए और उसकी रिलीफ दे सकते हैं। फॉरेन कंपनी का क्या है बच्चे, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, लेस देन 10 करोड़ रुपीज है, तो आपको सरचार्ज देना होता है 2% के रेट से। बच्चे ये तो हमारे देश के साथ, हमारे देश की स्वदेशी कंपनियों के साथ कोई धोखा नहीं है कि हमारे देश की कंपनियों के साथ तो ले रहे हो सर आप 7% और इनसे ले रहे हो 2%। बच्चे इनका टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। डोमेस्टिक कंपनी का हमने पढ़ा था 25% और 30%, दो ही रेट है। इनका टैक्स रेट देखना ना पहले आप, 40% 50% इस तरह से टैक्स लिए जाते हैं इनसे, तो इनको 2% ही सरचार्ज देना होता है। उसके बाद आता है सर, अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़ रुपीज से तो सरचार्ज देना होता है सर 5%। हमारे इंडियन कंपनीज के केस में क्या होता था बच्चे 12%, तो यहाँ पर 7% का इनको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा जी, 87A में रिबेट किसको मिलती है, ओनली इंडिविजुअल्स को, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है उनको 87A की रिबेट मिलती है अप टू ₹12,500, या फिर उससे कम है तो वो वाली, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, कंप्यूटेशन में आपकी हेल्प करेगा। और कुछ है क्या इसमें, एनी इंडिविजुअल बीइंग इनकम ऑफ ₹5 लाख विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, एक तो ये बनता है कि बताइए व्हाट इज द बेसिक स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल्स, तो बेसिक स्लैब रेट है बच्चे 2,50,000 का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को की कितनी इनकम पर उनको टैक्स नहीं देना होता है, तो वो है बच्चे 5 लाख रुपीज। दोनों चीजों में फर्क है। तो मतलब आप, मैंने पहले भी बताया बच्चे, कोई आपको कहे कि स्लैब रेट 5 लाख है तो वो गलत है बच्चे, बिल्कुल गलत है। स्लैब रेट 5 लाख का नहीं है। स्लैब रेट 5 लाख किसके लिए है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है, रेजिडेंट है जो। लेकिन ये जो 5 लाख वाली है ना, ये रिबेट के बाद बनती है। बेसिक स्लैब तो 2,50,000 का ही है अभी तक। अच्छा एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको नोट कर लेना, अलग से लिखा हुआ है मैंने। Rebate under Section 87 is however not available in respect of tax payable at the rate of 10% on LTCG tax payable under Section 112A। 112A की जो इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स पेबल होता है उसमें 87A की रिबेट बच्चे नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट कंप्यूटेशन में डाल के, कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन में डाल के आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इनको भी अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना अपनी, या फिर बुक होती है जैसे आपकी, तो बुक में क्या है कि ऊपर इस तरह का कोई हादसा बना के, या फिर कोई भी जो इस तरह से आप नोटिंग करते हो, कई बच्चे क्लाउड सा बना के नोटिंग करते हैं, तो जैसे भी आप करते हो उसके अंदर ये बात लिख लेना कि 112A के लिए आपको 87A की रिबेट आपको नहीं मिल सकती। उसके बाद बच्चे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। ये क्या है बच्चे, ये एक और मतलब एक और स्लैब है बच्चे हमारे फेस पे, 4% ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है,
पढ़ लीजिए, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज इंक्रीज बाय द यूनियन सरचार्ज इफ एप्लीकेबल शुड बी फर्दर इंक्रीज बाय एन एडिशनल सरचार्ज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन टोटल इनकम कार्ड द रेट ऑफ 4%। बच्चे 4% है, पहले ये 2% प्लस 1% 3% होता था, अब ये हो चुका है 4%। सच income tax and surcharge if applicable health and education is leviable in the case of all SSC individuals, HUF, AOP, BOI, firm, local authorities, cooperative societies and कंपनी, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है बच्चे। ये टैक्स पेबल की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इट इज लिवेबल ऑन फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फिनेंस क्वालिटी हेल्थ सर्विस एंड वर्सलाइज्ड क्वालिटी बेसिक एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। देखो बच्चे, सरकार करती है नहीं करती वो हमारा पार्ट नहीं है, हमसे तो 4% लिया जाता है, ठीक है। बाकी जो देश में एजुकेशन की हालात है बच्चे, गवर्नमेंट नॉर्मली गवर्नमेंट जो स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, उनमें मतलब बहुत बुरे हैं यार, बहुत बुरे हालात हैं एजुकेशन के। एजुकेशन के नाम पर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, बिल्कुल भी मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एक ग्रेजुएट बच्चे को, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको कोई 10,000 की जॉब ऑफर नहीं करता। रीज़न क्या है? पूरा थियोरेटिकल यार। मैं कहता हूँ कि जो ये असाइनमेंट्स वगैरह हैं ये आप प्रैक्टिकल करवाओ, कुछ तो हम सीएच से 3.5 साल बच्चे प्रैक्टिकल इतना करवा सकते हैं, तो क्या बीकॉम वाले बच्चों को 15 दिन प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते? अगर उनको बीकॉम वाले बच्चों को कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाए ड्यूरिंग 3 ईयर्स, जैसे टैली है या फिर कोई सैप की बेसिक नॉलेज दे दी जाए, तो बच्चे ये उनके फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चे, कोई भी यूनिवर्सिटी बीकॉम के बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर असाइनमेंट्स होते हैं जो कि बच्चे अपने कॉपी करके लेके आते हैं। आजकल तो बने बनाए बुक सेलर्स के पास मिल जाते हैं, वो सबमिट करते हैं, लेक्चरर देखते भी नहीं, उन्हें किसी कोने में फेंक देते हैं, बाद में रद्दी के बाद वो बेच दिए जाते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है फिलहाल। तो मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू यार इंस्टीट्यूट की हमें इतना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। हमारा सिलेबस इतना मतलब बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। जो ये सिलेबस सेट किया गया है, हमारे 16 एग्ज़ाम होते हैं ड्यूरिंग हमारे 4 ईयर्स, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैटर्न है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यार कोर्स तो ऐसे होते हैं, ग्रेजुएशन में भी ऐसे कुछ होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 6 देखिए बच्चे। चलो, एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए IAS अधिकारीज हैं हमारे इंडिया में। मिस्टर राघव एज 26 ईयर्स एंड ए रेजिडेंट इन इंडिया हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 4,40,000 रुपीज़। अच्छा, 4,40,000 रुपीज़। बच्चे, अब मेरे दिमाग में आया इंडिविजुअल है, एक बार फिर से चेक कर लो, क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ जी, मिस्टर राघव तो इंडिविजुअल होंगे। एज 26 ईयर है, एज का कोई मैटर नहीं लग रहा सर। रेजिडेंट है, हाँ जी रेजिडेंट है, रेजिडेंट इन इंडिया है। तो बच्चे, क्या इनको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा? 87 की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा सर। लेकिन क्या आप सिंपली लिख दोगे? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 2-3 मार्क्स का, जितने क्या भाई आते हैं, आप सिंपली लिख दोगे कि सर सिंस द इनकम ऑफ मिस्टर राघव इज लेस देन 4,40,000 रुपीज हैज नॉट टैक्स पेएबल। बच्चे, नंबर नहीं मिलेगा एक भी, बता रहा हूँ। इसको इसी तरह से प्रेजेंट करना है जिस तरह से दिखाया हुआ है। आप क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इन टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि इनकम तो कंप्यूट करके दी हुई है हमें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव, असेसमेंट ईयर 2021, और फिर नीचे कंप्यूटेशन दिखाओगे कैसे। टोटल टैक्स ऑन 4,40,000, तो कितना बनेगा? 9,500। उसके बाद लिखाओगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितनी बच्चे? 9,500, और टैक्स लाइबिलिटी नील। इसके नीचे एक नोट भी लिखोगे, सिंस मिस्टर राघव इज ए रेजिडेंट एंड हैविंग द इनकम ऑफ लेस देन 4,40,000, हेंस मिस्टर राघव इज एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, तो ये बात आप पूरी लिखोगे, जब आपको 3 to 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। चलिए आगे आइएगा। उसके बाद बच्चे, ये जो कंसेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये सीए इंटर की बुक में नहीं दिया हुआ, ये बच्चे सीएमए और सीएस की बुक में दिया हुआ है। तो मतलब अगर सीए इंटर वाले देखना चाहिए तो बच्चे बिल्कुल देखिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आपके सिलेबस में ना हो। लेकिन सीएस और सीएमए के तो बच्चे सिलेबस में ही, बुक में ही दिया हुआ है ये बातें, तो एक बार देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक होती है डाइवर्जन ऑफ इनकम और एक होती है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे, एप्लीकेशन का मतलब यूज करना, अप्लाई करना, और डाइवर्जन का मतलब बच्चे, डाइवर्जन का मतलब डाइवर्ट करना, मतलब कुछ गलत लग रहा है, नेम से ही लग रहा है ना कि कुछ गलत है, डाइवर्ट वर्जन कुछ हो रहा है,
तो बच्चे देखिए फटाफट से देखिए 4-5 पॉइंट हैं। CS CMA के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे ये क्वेश्चन। CMA के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एग्जाम 100 मार्क्स का होता है डायरेक्ट टैक्स का। इनकम नेवर रीचेस टू द SSC and his own income by virtue of the obligation of the income is diverted at source before it reaches the SSC। मतलब इनकम पहले ही डाइवर्ट हो रही है SSC के पास पहुंचने से पहले। लेकिन एप्लीकेशन का क्या होता है, मेरे पास इनकम आ चुकी है, अब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। मैंने इनकम अर्न की बच्चे, मैंने गाड़ी खरीदी, वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मैंने इनकम अर्न की बच्चे, मैंने एक हाउस खरीदा, मैंने कोई रिनोवेशन करवाया, मैंने अपने लिए क्लोथ्स खरीदे, कुछ भी मैं करता हूं बच्चे, वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन इनकम मेरे पास पहुंची ही नहीं, मैंने उसको पहले ही मतलब डाइवर्ट कर दिया, उसको कहते हैं डाइवर्जन। द ऑब्लिगेशन इज ऑन द सोर्स ऑफ इनकम, और इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशन इज ऑन द रिसिप्ट ऑफ इनकम आफ्टर इनकम रीचेस टू द SSC। जो मैंने बात बताई बच्चे वही है। उसके बाद कहता है देयर इज एन ओवरराइडिंग टाइटल बाय वर्चू ऑफ द विच डाइवर्जन ऑफ इनकम टेक प्लेस। देयर इज नो ओवरराइडिंग टाइटल। एक और पॉइंट है बच्चे, वो पढ़ा देता हूं पहले। इन केस ऑफ डाइवर्जन द इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ SSC। इनकम डाइवर्ट हो चुकी है बच्चे, आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी। और सिंस द SSC डू नॉट हैव टाइटल, इनकम कैन नॉट बी सेड टू हैव एक्रूड और अराइजल। क्योंकि उसके पास जो SSC होता है उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होती, उसका टाइटल ही नहीं होता उस इनकम के लिए। तो बच्चे क्या कह सकते हैं हम ये भी नहीं कह सकते कि SSC ने इनकम कमाई है। एग्जाम्पल आएंगे, अभी बताएंगे। और एप्लीकेशन क्या होता है बच्चे, एप्लीकेशन मैंने बता दिया, हम इनकम अर्न कर चुके हैं। हम इनकम अर्न करने के बाद अगर उसे कहीं अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दैट इज सो सिंपल यार। आगे है एक बहुत बड़ी इसके अंदर, अरे कहां गया, अच्छा ये केस स्टडी है बच्चे। डिफरेंसेस दिए हुए हैं आगे मैंने एक पेज पे, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी शायद मैंने CMA की ही बुक से ली हुई है। Anand and Company is a partnership firm consisting of father and 3 sons. The partnership did provide that after the death of father, the business shall be continued by his sons, subject to the condition that the firm shall pay 30% of the profits to their mother. Father died on 31 March 2018. In the previous year 2018-19, the constituted firm paid rupees 1 lakh, equivalent to 30% of the profit, to their mother and claimed the amount as deduction from its इनकम। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम। बच्चे पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, फर्म ने प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, हाँ जी कर चुकी है। इन्होंने क्लोज डाल चुके हैं कि 30% हम अपनी मदर को देंगे, ठीक है। इनकम अर्न करने के बाद आप उसे डाइवर्ट कर रहे हो, इनकम अर्न करने से पहले डाइवर्ट नहीं कर रहे आप। देखिए, द इशू रेज्ड इन द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल विच इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इनकम टैक्स लॉ। In the instant case, rupees 1 lakh being 30% of the profit of the firm paid to the mother get diverted at source by the charge created in her favor as per the terms of the partnership deed. Such income does not reach the SSC. SSC के पास वो income नहीं पहुंची. Rather, such income stand diverted to the person as such other person has a better title over the SSC. Firm might have received the said amount, but it so received for and on behalf of mother who possesses the overriding title. Therefore, the amount paid to mother should be excluded from the income of the firm. The view has been confirmed in CIT versus Nariman B. Barucha and Sons. बच्चे देखो, हमने पहले देखा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि देखो इनकम फर्म ने अर्न की और उसने डाइवर्ट की है, इनकम अर्न की है और डाइवर्ट की है। लेकिन डाइवर्जन क्या था बच्चे, डाइवर्जन ये कहता है कि ओवरराइडिंग टाइटल है मदर का, ठीक है। इस केस स्टडी को अगर आप प्लेन रीडिंग करते हो पीछे के कंसेप्ट के साथ और इसकी आंसर नहीं देखते, क्योंकि देखो बच्चे केस स्टडी कुछ एक्सेप्शनल सी ही होती है। अगर नॉर्मल होती है तो फिर तो केस होता ही नहीं ना, कुछ मतलब फैक्ट पॉइंट ऑफ लॉ पे कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ कंफ्यूजन होती है, इसीलिए केस होते हैं। तो केस में बच्चे क्या कहा गया कि देखो ये जो इनकम डाइवर्ट हुई है ना, ये तो पहले ही हो चुकी है, एसएससी के पास नहीं पहुंची। अगर एसएससी प्रॉफिट बांट लेते, बांटने के बाद अगर वो अपनी मदर को देते तो ये कह सकते थे कि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। लेकिन इन द इंस्टेंट केस ये क्या है, ये है डाइवर्जन ऑफ इनकम। आपको इसकी गहराई में नहीं जाना बच्चे, आपको बस ऊपर चैप्टर का समझना है। ये केस स्टडी भी इतनी रिलेवेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपके लिए। बस एक समझ लीजिए कि डाइवर्जन होता क्या है, एप्लीकेशन होता क्या है।
अगर मैं थंब रूल कहूं तो बच्चे एप्लीकेशन का मतलब है आपने इनकम अर्न कर चुके हो, आप रिसीव कर चुके हो, आप एक्रू या अराइज कर चुके हो, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर रहे हो कहीं। ठीक है, मैंने बताया कि गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो वो है बच्चे एप्लीकेशन। आपने इनकम अर्न नहीं की, उससे पहले ही आपने उसका कुछ निपटान कर दिया, तो उसे कहते हैं बच्चे डाइवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात आती है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। अब ये इतनी बड़ी वाली बातें क्या है, देखिए बच्चे, एक नीचे दिया हुआ है, यहाँ जाइए, ये दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब तो डेफिनेटली बच्चे आपको दिख ही रहा होगा ये। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे क्या कह रहा है, ये कहता है डेफिनेशन क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है। बच्चे एक बार है ना बुक को साइड में रखो, वैसे ही सोचो प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब होता है कुछ पहले से सोचकर चलना, अबाउट द फ्यूचर। अब टैक्स की अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम ये सोच के चलेंगे कि कैसे हम कौन सी चीजें करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह से इनकम अर्न करें, किस तरह से काम करें कि हमारा टैक्स की बचत हो, हमारे टैक्स की सेविंग हो। आपको बजट मिल जाता है 1 अप्रैल से पहले, तो आप भी तो प्लानिंग कर सकते हो ना कि हम किस तरह से बजट करें, कितना पैसा पीपीएफ में डालें, कितना पैसा एलआईसी के लिए डालें, एलआईसी में डालें या ना डालें, कहाँ पर हमें डिडक्शन मिल सकती है, कितनी इनकम पर किस हिसाब से टैक्स लगेगा, ये आप प्लानिंग कर सकते हो। उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इट इज वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। एडवांटेज किसकी बच्चे? प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। एक्ट भी तो आपको कह रहा है कि आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको डिडक्शन देंगे, आप सर्टेन एक्सपेंसेस कीजिए, हम आपको डिडक्शन देंगे। अभी मैंने बताया कि आप ड्यूरिंग द ईयर, एक अमेंडमेंट आई है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं और उसे पुट टू यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। एक तो आप नया व्हीकल खरीदेंगे, ऊपर से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो ये टैक्स प्लानिंग हो सकती है कि सपोज हमें गाड़ी लेनी है, ठीक है, और गाड़ी लेनी है, हम सोच रहे हैं कि यार 1 साल रुक के लेंगे, लेकिन हमें पता चला ओ माय गॉड कि इस डेट्स के बाद अगर और इस डेट तक अगर हम गाड़ी ले लेते हैं तो हमें 40% का डेप्रिसिएशन या 50% का डेप्रिसिएशन या 30% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो कि पहले 5% या 10% या 15% मिलता था। तो बच्चे हो सकता है हम गाड़ी जल्दी खरीद लें। हमारा टैक्स प्लानिंग बच्चे मोस्ट ऑफ बिजनेस में गाड़ी बिजनेस के नाम से ही ली जाती है, आपको पता है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए हम गाड़ी खरीद सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है ऐसा कैसे हो सकता है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन के को क्लेम करने के लिए गाड़ी कौन खरीदेगा। बच्चे एक बार मेरी बात मत मानिए, ऑटोमोबाइल्स की जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना वो चेक कीजिएगा कि जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की वो अमेंडमेंट आई है उस डेट के बीच में और उससे पहले ऑटोमोबाइल्स की जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी सेल्स पर क्या इफेक्ट आया, आपको अपने आप पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है बच्चे। और इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम करने के लिए ही इस तरह की नोटिफिकेशन लाई गई थी, और ऑलवेज इसी तरह की नोटिफिकेशन इसी तरह से आती है। उसके बाद आता है सर टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का नाम ही देख के लग रहा है गंदा सा नाम है, तो अवॉइडेंस कुछ अवॉइड कर रहे हैं। तो अवॉइडेंस क्या होती है? असेसी टेक लीगली एडवांटेज टू द लूप होल्स। लूप होल्स बच्चे, लूप होल इलीगल नहीं है, कोई लूप होल है इनकम टैक्स में, और उस लूप होल का आप बेनिफिट उठा के कुछ कर रहे हो। जैसे पहले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10, इसके अंदर लूप होल्स होते थे, मतलब क्लोज 10 उस टाइम आया नहीं था, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, गिफ्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। बड़े सारे लूप होल्स होते थे यार उसके अंदर, लेकिन अब इन्होंने इतने ज्यादा अमेंडमेंट ला के उसके अंदर भर दिया है ना सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 को। एक तो इंपॉर्टेंट बहुत हो गया वो, क्योंकि पहले कहते थे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट नहीं आती। बच्चे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 इसका एक्सेप्शन है। मैसिव एग्जेम्पशंस अमेंडमेंट्स आती है यार, और इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर। आप एक काम करना, 5-6 साल पहले का लॉ पढ़ना और एक बार अब 56(2) पढ़ना, आपको पता चल जाएगा डिपार्टमेंट ने कितने रिफॉर्म्स कर दिए उस सेक्शन में। तो ये लूप होल्स का बेनिफिट उठा के अगर हम टैक्स की सेविंग करते हैं तो बच्चे उसको बोलते हैं अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस। प्लानिंग सरकार कह रही है कि आप कीजिए, हम कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। अवॉइडेंस मतलब लूप होल्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। इवेजन, इवेजन का मतलब क्या हुआ? हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इट इज लीगली इलीगल, ये इलीगल वे है, इवेजन कर रहे हैं बच्चे। हम सेल्स को ज्यादा दिखा रहे हैं, हम सेल्स को कम दिखा रहे हैं, हम परचेज को इन्फ्लेट कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं, हम फर्जी एम्प्लॉयज अपनी संस्था में दिखा रहे हैं। हमने संस्था में दिखा दिया कि हमारे काम तो करते हैं 2 रामू, और हमने दिखा दिया कि हमारे पास तो 8 बंदे काम करते हैं, उनके कोई वैसी फर्जी रजिस्टर बना लिए। तो वो तब से इलीगल होता है। अगर आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है।
मैंने क्लास 1 या सेकंड में बताया था ना, 60% टैक्स रेट, फिर उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज, प्लस में पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी की तो बात ही नहीं की थी हमने, तो बहुत ज़्यादा 74% के लगभग बन के आगे थी फिगर। तो बच्चे वैसा काम भी हो जाता है, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट क्या है बच्चे? टैक्स मैनेजमेंट है, इट इज ए प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। टैक्स मैनेजमेंट एक अलग कंसेप्ट है, उसका टैक्स से लेना देना नहीं है। मतलब सिंपली क्या है कि उसका टैक्स से तो लेना देना है, उसका मैनेजमेंट करना, मतलब हम उसके लॉ को कंप्लाई करें। जैसे कि सर आपको ऑडिट फाइल करनी होती है अप टू ए सर्टेन डेट, 30 सितंबर, या आप इस बार 30 नवंबर है इस बार, तो जो भी डेट है वहाँ तक आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। फॉर्म 10B या 3CA 3CB ये इशू करना होता है आपको। फॉर्म 16 इशू करना होता है एम्प्लॉयज़ को। आपको TDS रिटर्न कब फाइल करनी है, क्वार्टरली जाती है, मंथली जाती है, वो आपको चेक करना होता है। बहुत सारे रूल्स हैं यार। रिटर्न जाती है हमारी, इंडिविजुअल की रिटर्न कब जाती है? 31 जुलाई। अब तो शायद उसकी भी डेट 30 नवंबर होगी ना, सबकी मिला के 30 नवंबर का रखी है। एक्सटेंड होगी बच्चे डेफिनेटली, एक डेट पे इतने सारे काम कैसे हो जाएंगे यार, ठीक है। तो ये जो रिटर्न फाइलिंग का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है नॉर्मली, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, मैनेज करना उसको। तो फीचर क्या है बच्चे? टैक्स प्लानिंग इज ए प्रैक्टिस टू फॉलो द क्या है बच्चे? प्रोविजंस ऑफ लॉ। अच्छा, ये लूप होल्स में क्या होता है, हम लॉ का तो फॉलो तो करते हैं, लेकिन हम उसके लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। अरे भाई क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे? हमारा पहले था टैक्स प्लानिंग, उसके बाद था टैक्स अवॉइडेंस, फिर था टैक्स इवेजन, और लास्ट था टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। टैक्स इवेजन क्या है बच्चे? टैक्स इवेजन आपका अनएथिकल है, इमोरल है। क्योंकि देखो, टैक्स की चोरी करना, यार चोरी करना तो गलत है, इवेजन करना तो गलत है। हाँ जी बच्चे, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग का बच्चे लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। अगर आज हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो नॉट ओनली दिस ईयर, हमें आने वाले ईयर्स में भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इसका क्या होता है बच्चे? इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिल जाता है। रिड्यूस टैक्स, अच्छा ऑब्जेक्टिव अलग है बेटे। ऑब्जेक्टिव बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मोरल लॉज, इसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं बच्चे। हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहती है? बेसिकली दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द अप्रोच। अप्रोच क्या होती है? हम मोरल लॉज को अप्लाई करते हैं, मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है उसे अप्लाई कर लें, हार्ड एंड फास्ट रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने कहा है उसे, ना कि कोई लूप होल्स निकाल के। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इतना रुपया सर्टेन इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको डिडक्शन मिलेगी। हमने किया सर, डिडक्शन ली। आप गवर्नमेंट ने कहा कि आप सीनियर सिटीजन का ट्रीटमेंट करवाइए, अगर स्पेसिफाइड डिसीजेज है तो आपको इतना, इस सेक्शन में इतनी रिबेट देंगे। हमने वो किसी सीनियर सिटीजन का, अपने डिपेंडेंट का किसी का इलाज करवाया किसी हॉस्पिटल में, हमारे पास प्रॉपर बिल्स हैं उसके, जेन्युइनली हमने करवाया है और हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। दैट इज बच्चे टैक्स प्लानिंग, ठीक है। मतलब जो सरकार ने कहा है वो ही हम कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या हुआ बच्चे? सरकार किसी बात पर कोई पॉइंट या तो कहने से चूक गई बच्चे, कहा ही नहीं सरकार ने, या फिर सरकार ने कहा है उसकी हमने गलत इंटरप्रिटेशन निकाली है। किसी भी तरह से हमने कोई लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्स की चोरी की है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे? इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉ को सुपरसीड करके, लॉ को अवॉइड करके, लॉ को मतलब ताक पे रख के, वो कहते हैं ना किसी चीज को ताक पे रख के आप कोई काम कर रहे हो, हम लॉ को ताक पे रख के हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स की लायबिलिटी को। उसके बाद होता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना। हम अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं बच्चे। हमारा मतलब कोई लॉ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, कोई लूप होल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने उल्टे सीधे तरीकों से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। देखिए, टैक्स इवेजन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे, अब कानून है, इंसानों का बनाया हुआ है, और इंसान ही हम हैं जो जिन्होंने टैक्स की चोरी करनी है। तो बच्चे इतने सारे सीए बैठे हैं, ये अपना दिमाग भी तो लगाते हैं ना। सरकार कोई रूल लेके आती है, उसके पहले हम सीए उसका तोड़ बना के बैठे होते हैं। तो ये चलता रहता है यार, ये हमारा पार्ट है, इसी का तो हम खाते हैं, टैक्स इवेजन का ही तो, ठीक है। कहना नहीं चाहिए यार वैसे। चलो टैक्स
देखो टैक्स प्लानिंग कोई भी कर लेगा, ठीक है। टैक्स प्लानिंग सबको पता है गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं। मोदी जी डेली टीवी पे आके बता जाते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए, आपके टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो टैक्स प्लानिंग सबको पता होती है। टैक्स अवॉइडेंस बच्चे हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। सीएस का बहुत बड़ा रोल है टैक्स अवॉइडेंस में, ठीक है। वो लूप होल्स निकालते हैं कि सर ये इस तरह से करो, आपका हो जाएगा। क्लाइंट आपने कभी अपने प्रिंसिपल को, क्लाइंट को कंसल्टेंसी देते हुए सुना है? अरे शर्मा जी ऐसे कीजिए, आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सुनना कभी, ठीक है। ऑल्दो आपको आसपास नहीं भटकने देते जिस टाइम क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, क्योंकि सीए को पता होता है यार ये गुरु मंत्र थोड़ा ना देने होते हैं, ये तो लास्ट ईयर में आपको सीखने को मिलेंगे, अभी नहीं सीखने को मिलेंगे। फिर होता है बच्चे टैक्स इवेजन। देखिए टैक्स इवेजन अनएथिकल है, हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चे। अगर हम अपना टैक्स ही पेमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे चलाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे फ्रॉड करेगी यार अगर हम उनको टैक्स ही नहीं देंगे तो हमें फ्रॉड करवाने के लिए बच्चे टैक्स की पेमेंट करनी होती है। तो टैक्स इवेजन क्या है? हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं बच्चे। टैक्स की चोरी करना, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा पार्ट नहीं है, उसके लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, अपोजिशन है, वो देखेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम ठीक है, हम हमारे वोट की पावर है, हम अगले साल मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी हम उस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे जो कि टैक्स को हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करती है, ठीक है। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ बच्चे, किसी पार्टी का सपोर्टर भी नहीं हूँ, ठीक है। हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहती गंगा में बहते चलिए, ठीक है। टैक्स इवेजन अगर बच्चे कोई कर रहे हैं तो देखिए गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो पार्ट नहीं है, आपके लिए खतरनाक है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो बच्चे आपके ऊपर पीछे तक का टैक्स रिकवर कर लिया जाता है। प्लस में आपके फ्यूचर ईयर में चाहे आपने टैक्स चोरी ना भी की हो, आपको स्क्रूटनी के नोटिस मिलते रहेंगे। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट पर आपके रेड हो जाती है, सेक्शन 133 में कोई मतलब किसी तरह का नॉन कंप्लाइंस हुआ और आपके क्लाइंट पर रेड हो जाती है इनकम टैक्स में, आपने रेड देखी है? अगर रेड नहीं देखी, रेड तो आई होप कि आपने नहीं देखी होगी बच्चे, लेकिन आपने रेड मूवी जरूर देखी होगी अजय देवगन वाली। तो बच्चे वही सीन होता है, ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक है। बस ये होता है वो ताऊ जी इतने वहाँ पर फ्रैंक नहीं होते, ताऊ जी भी डर के बैठ जाते हैं। कोई भी हो यार, सबको डर लगता है। इनकम टैक्स और ईडी ऐसा डिपार्टमेंट होता है, कोई भी हो मतलब डर तो लगता है उनको, क्योंकि उनको उन्होंने चोरी कर रखी होती है बच्चे, जिनके घर पे रेड होती है। वो डिपार्टमेंट के पास सॉलिड प्रूफ होता है तभी रेड होती है, ऐसे रेड नहीं होती। ऐसी कोई किसी का मतलब किसी ताऊ जी का कोई गेट नहीं खटखटा सकता कि आइए हमें रेड करनी है। सॉलिड प्रूफ होता है, अप्रूवल्स होती है ज्वाइंट कमिश्नर लेवल की, तब जाके रेड होती है। तो टैक्स इवेजन अगर हो गया ना बच्चे, एक बार जिस क्लाइंट के ऊपर रेड होगी, आप देखना कि पीछे 6 साल के उसके केस खुल ही जाते हैं, आपको पता ही होगा, आपने लॉ में भी पढ़ा है। लेकिन उसके आगे के कई सालों तक कंपल्सरी उसकी जो इनकम है उसकी स्क्रूटनी होती है। जो आईटीआर वो फाइल करेगा उसकी स्क्रूटनी होगी। जो जेन्युइन खर्चे होंगे बच्चे, उसके लिए भी उसको परेशान किया जाएगा, ये बिल लेके आओ, ये कन्फर्मेशन लेके आओ, ये करो वो करो। स्क्रूटनी करवाना बच्चे महाभारत हो, मतलब जो असेसमेंट करवाते हैं ना, वो असेसमेंट करवाना सेक्शन 143 में महाभारत हो जाता है यार। मतलब वो शक की निगाह से देखते हैं हमारे हर खर्चे को, हम कुछ भी डाल लें हमारे हर खर्चे को शक की निगाह से देखेंगे वो, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए। हाँ, टैक्स अवॉइडेंस किसी हद तक ठीक है, और टैक्स मैनेजमेंट ये तो बच्चे चीज़ ही अलग है, ये तो रूल्स को कंप्लाई करने हैं। अप्रोच में बता चुका हूँ। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बच्चे क्या होगा, देखो आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो टैक्स को कम करने के लिए करते हो ना, टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, तो ठीक है बिल्कुल। आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो, वो भी किसके लिए करते हो? टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, बट बाय गलत, मतलब एक शॉर्ट रन के लिए आपको हो सकता है टैक्स अवॉइडेंस के लिए बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट भी यार समझदार है, उनके पास आईपीएस है, आईआरएस है, वो उनसे कंसल्टेंसी लेती रहती है गवर्नमेंट, और नए नए रूल्स लेके आती रहती है। आपको पता है बहुत सारे आईआरएस की मीटिंग होती है, उसके बाद वो बताते हैं कि क्लाइंट किस तरह से टैक्स की चोरी कर रहे हैं, किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद ही ये अपना बजट और ये रूल्स वगैरह बनते होते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो ये आईआरएस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है ये बजट वगैरह बनाने में। उसके बाद आता है बच्चे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, वो तो गलत है ना यार। उसका बेनिफिट क्या होना है? कभी ना कभी जेल में जाओगे, बस ये बेनिफिट हो सकता है। और टैक्स मैनेजमेंट क्या है बच्चे? टैक्स मैनेजमेंट क्या, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। आप टीडीएस की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी होती थी। आई डोंट नो कि अगर वो इंक्रीज कर दी हो भी, 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी होती थी। प्लस में जो टैक्स की आपने पेमेंट नहीं की उसके ऊपर 1.5% या 2% पर मंथ के रेट से आपको वो भी टैक्स देना पड़ता था। और मतलब यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 2% की आपको हैश पेनल्टी 200 रुपीज़ पर डे प्लस में 2% नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की आपको पेनल्टी लगाई जाती है टीडीएस में, वो आप पढ़ लेंगे बाद में। तो ये कुछ
छोटे छोटे पॉइंट है बच्चे, पढ़ लेना। है क्या, बस ये बेसिक समझ के चलिए। टैक्स मैंने टैक्स का सबसे पहले प्लानिंग की, प्लानिंग का मतलब एथिकल वे। अवॉइड किया मतलब लूप होल्स का फायदा उठाया। टैक्स इवेजन किया मतलब टैक्स की चोरी की, अनएथिकल और प्लस में इलीगल भी है ये। और टैक्स मैनेजमेंट क्या बच्चे, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, टाइम पे रिटर्न फाइल करना, टाइम पे टीडीएस की पेमेंट करना, टाइम पर आईटीआर की फाइल करना, टाइम पे ऑडिट करवाना, टाइम पे ऑडिट रिटर्न की फाइलिंग करवाना, ये होती है टैक्स मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चे टैक्स रेट दिए हुए हैं, ये आपका मतलब एक समरी आ चुकी है। टैक्स रेट आपको पता है, इंडिविजुअल 2,50,000, सीनियर सिटीजन 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं होता। 87A की रिबेट मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, प्रोवाइडेड यू आर ए रेजिडेंट इंडियन। उसके बाद क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बता रखे हैं बच्चे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी इंडिविजुअल वाले ही टैक्स स्लैब अप्लाई होते हैं। उसके बाद फर्म्स का बता रखा है, फर्म्स के ऊपर 30% फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, कोई भी स्लैब रेट फर्म के लिए नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने बताया था 10 और 20 का एक स्लैब होता है, छोटा सा नॉमिनल सा। उसके बाद कंपनी होती है सर, कंपनी के केस में हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ रुपीज है तो आपको देने 25%, और अगर ज्यादा है तो आपको देना सर 30%, और फॉरेन कंपनी पर 40%। उसके बाद सरचार्ज की बात आई थी सर, इंडिविजुअल्स के लिए आपने बताया था कि 4 तरह के सरचार्ज रेट होते हैं, 10, 15, 25, 37। उसके बाद क्या होता है बच्चे, उसके बाद होता है हमारा फर्म्स के लिए। फर्म के लिए एक ही था, 1 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो 12%। फिर आता है डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का क्या था, 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से कम है, कितना था बच्चे, 7%। उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। कहाँ गया भाई, ये रहा 12%। फॉरेन कंपनी के लिए क्या था बच्चे, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ से ऊपर 5%। तो ये आपको सारे के सारे टैक्स रेट तो बच्चे याद करने हैं डेफिनेटली, ठीक है। टैक्स रेट याद करोगे बहुत अच्छा है बच्चे, कंसल्टेंसी के लिए भी अच्छा है। अपने फ्रेंड सर्कल में जब जो आपका प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उसमें जब आप बैठते हो, कई बार डिस्कस करते हो चीजें, अगर आपको ये टैक्स रेट वगैरह अच्छे से याद है, प्रोविजन अच्छे से पता है, 87A की रिबेट का पता है, सरचार्ज का पता है, मार्जिनल रिलीफ का पता है, तो एक यार आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और आप जो ये ड्यूरिंग आपकी आर्टिकलशिप जो रिस्पेक्ट गेन करोगे ना बच्चे, आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आने वाली है। तो ये हमारा था बच्चे चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। बच्चे मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया है, स्लो करवाया है, सो दैट कि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से है, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से बच्चे, उनकी मुझे मेल और मैसेज आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। मैं फिर भी कहता हूँ यार देखो, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें आपको उतने बेटर वे से प्रेजेंट ना कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझे बताइए यार, मैं उसको आई विल इम्प्रूव दैट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि टोटल इंग्लिश में करवाइए सर, टोटल इंग्लिश में करवाऊंगा ना तो मेरा नॉर्थन इंडिया जो पार्ट है, जो बच्चे मेरे मैक्सिमम देखते हैं मेरे लेक्चर्स, वो फिर नहीं कर पाएंगे। उनका मतलब क्या है कि उनकी मदर टंग हिंदी है, तो नो डाउट कि उनको इंग्लिश अच्छे से आती है, लेकिन यार एक जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं वो इंग्लिश में इतना अच्छे से समझ में नहीं पाए, इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मतलब ठीक है मैं बोल जाऊंगा, उनके आधी चीज़ें सिर के ऊपर से चली जाएगी, वो गलत है यार, ठीक है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। अब मैं प्योर इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, जो बच्चे प्योर इंग्लिश डिमांड करते हैं बच्चे, सॉरी मैं मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। सेकंड थिंग बच्चे, अमेंडमेंट्स वगैरह मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। एक आदत बना लीजिए, अगर आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, देखो आपका कोई अलग से आपने क्लासेस ली हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप अपने प्रोफेशनल टीचर के हिसाब से चलिएगा। लेकिन अगर आप ओनली मेरी क्लासेस देख रहे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे एक आदत बना लीजिए, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, अपनी बुक में जहाँ भी जिस भी पेज पे वो आपको स्टार बनाकर एक और वो पॉइंट लिख लिया कीजिए। मैं एक ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 10-12 बार डिस्कस करूंगा आपसे। तो बच्चे इससे क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 4-5 जगह देखने को मिलेगा, आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में आपको डेफिनेटली बच्चे वो पॉइंट देखने को मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। आपको लगता है इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, मैं कहता हूँ बच्चे बेस है ये आपके पूरी इनकम टैक्स का। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया, आपको इनकम टैक्स के रेट्स अच्छे से याद नहीं है, आपको प्रोविजंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से लेकर टैक्स लायबिलिटी तक कंप्यूट करने के लिए बीच में क्या क्या प्रोसेस आती है, तो बच्चे बेकार है आपके चैप्टर्स पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि 5 हेड्स ऑफ इनकम को टोटल करने के बाद हमारी जो टैक्सेबल इनकम आती है वहां तक बीच में क्या क्या स्टेप आते हैं, कब क्लबिंग होती है, कब आपको सरचार्ज लगाया जाता है, कब रिबेट मिलती है, कब मार्जिन रिलीफ मिलता है, कब आपका
सेक्शन 89 में रिलीफ मिलता है। तो यार ये अगर आपको नहीं पता ना तो दिक्कत वाली बात है, फिर मतलब हम क्या है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे अपने टैक्सेशन में। एग्जाम पास हो जाएगा यार, एग्जाम का कुछ नहीं है, एग्जाम मतलब बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है एग्जाम इनकम टैक्स का। लेकिन आपको पूरी लाइफ बच्चे इस इनकम टैक्स के बेस पे रोटियां खानी है, ठीक है, आपको शादी करनी है इस इनकम टैक्स के बेस पे। तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे ना तो कंसल्टेंसी आप अच्छी नहीं दे पाओगे। एग्जाम पास हो जाएगा, एग्जाम की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में एग्जाम्शन आ जाएगी आपकी। तो आई होप बच्चे कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। कल से हम रेजिडेंशियल स्टेटस पर बात करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा तेजी से करवाऊंगा, शायद मैं मैक्सिमम 2 डेज लूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो आपका या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है या आपकी जो केस स्टडी है उसमें डेफिनेटली आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपेक्ट कीजिए कि 5 to 10 मार्क्स का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस से आपका पार्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो माय फ्रेंड्स, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रेट्स वगैरह याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई सजेशन हो बच्चे मेल कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपकी मेल आती है और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।